आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश आज वायुसेना का स्थापना दिवस मना रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कुछ ही देर में समारोह शुरू होगा। राष्ट्रपति, पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को वायुसेना दिवस की बधाई दी है। पीएम ने भी वीडियो जारी कर वायुसेना के सैनिकों को संदेश दिया है। भारतीय वायुसेना की ताकत और शौर्य क्या है, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। पीछे भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो विमान है, उन्नत विमान है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। राफेल विमान है, इसके अलावा MiG-29 है, चिनूक है, और अपाचे है, तेजस है, उन्नत रडार सिस्टम है। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की यह तस्वीर बयान करते हैं और इनको भारत चीन सीमा के पास लद्दाख में या फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर या फिर भारत के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाता है। और एक से एक बढ़कर यह एयरक्राफ्ट है, विमान है, जिनको ज़रूरत के मुताबिक डिप्लॉय किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस साल राफेल को पहली बार भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। हवा में एक साथ एक बार में कई फंक्शन यह एयरक्राफ्ट कर सकता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं, MiG-29 है, जो कि पिछले कई सालों से भारतीय वायुसेना की शान है। उन्नत रडार सिस्टम है और इसके अलावा अन्य जो हेलीकॉप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स डे के दिन ये जो विमान जब उड़ेंगे, न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास विश्व को कराएंगे, बल्कि दुश्मन को भी खबरदार करेंगे कि अगर उन्होंने आंख उठाने की कोशिश की तो ये विमान तैयार है भारत की रक्षा के लिए। वायुसेना के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर देश के सैनिकों को बधाई दी। पीएम वायु सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण को पीएम मोदी ने सलाम भी किया। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। फ्रांस के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हो गए। ये हालात वहां आए तूफान के बाद बने, जिसने इटली की सीमा से लगे फ्रांस के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई और कई रिहायशी इलाके पूरी तरह बर्बाद कर दिए। वहां से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें देखकर बाढ़ से हुई बर्बादी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। बाढ़ ने गांव के गांव उजाड़ दिए, सड़कें, पुल, सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। कई मकान और पुरानी इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई। लोगों के घर पानी और मिट्टी से सन गए। आसमान से ली गई तस्वीरें तो और डराने वाली थीं, जिनमें एक मजबूत पुल बीच से टूटा दिखाई दिया। हालांकि हालात की गंभीरता को देखते हुए बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान भी शुरू किया गया। बाढ़ के असर वाले इलाकों में 1000 सदस्यों वाली रेस्क्यू टीम की तैनाती की गई, जिनमें कुछ राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाते, जबकि कई लोग हेलीकॉप्टर से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाते नजर आए। करीब 700 लोगों को बचाकर राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। फ्रांस के साथ इटली के कई इलाके भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार में नामांकन की प्रक्रिया के समय कई उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों ने न सिर्फ भीड़ जुटाई, बल्कि मास्क पहनने के नियम का भी ध्यान नहीं रखा।
वो भी तब जब चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि नामांकन के लिए उम्मीदवार 2 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद इन दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पटना की पालीगंज और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में तो उम्मीदवारों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों को ताक पर ही रख दिया। कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए सड़कों पर समर्थकों का हुजूम लेकर उतर आया, तो किसी ने नामांकन से पहले जुलूस निकालकर वोटरों को साधने की कोशिश की। इस बीच ना तो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का पालन किया गया और न ही लोग मास्क में दिखाई दिए। मुंगेर की तारापुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने भी नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी ताकत दिखाई। उनके पीछे समर्थकों की भीड़ साफ नजर आई और इस भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश पर भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगा। बिहार में कोरोना के खतरे के बीच 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही उसके घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, जिसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस वाले पीड़ित के घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाते नजर आए ताकि वहां आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। यही नहीं, घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर पुलिस वाले तैनात दिखे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा, जिसकी वजह से घर के गेट पर 2 और घर के बाहर 7 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। एक पुलिस वाला घर की छत पर भी खड़ा नजर आया। प्रशासन के मुताबिक ये सारी व्यवस्था परिवार की मर्जी से की गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले भी उनसे पूछा गया और उनके हामी भरने पर ही उन्हें वहाँ लगाया गया। कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें परिवार की संतुष्टि और कंसेंट के बाद ही किए जा रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने डर जताया था कि उन्हें गांव में खतरा हो सकता है। यही वजह रही कि राज्य सरकार की ओर से किए गए इंतजाम से वो खुश दिखे। कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहां से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। हाथरस केस के सुर्खियों में आने के बाद से ही पीड़ित के परिवार के घर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। वहां आने वाले लोगों में आसपास के लोगों के अलावा पत्रकार, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा उपकरण बनाने का दावा किया जिसकी मदद से कोरोना मरीजों के संपर्क में आए बिना उन तक दवाइयां और खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा सकती है। ये उपकरण वहां के एक अस्पताल को भी सौंपा जा चुका है और इस उपकरण की खासियत है कि ये कई काम एक साथ कर सकता है। इसके जरिए स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में आए बिना उन्हें वक्त पर दवाइयां दे सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें भी इसकी मदद से मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये उपकरण दिखने में किसी शॉपिंग ट्रॉली के जैसा है जो 10 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इसके अलावा इसे एक बार चार्ज करने पर ये 24 घंटे बिना थके बिना रुके काम कर सकता है। हुबली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने मिलकर इस उपकरण को बनाया है और इसे वहाँ के एक अस्पताल को भी सौंपा जा चुका है। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कार एक खंबे से टकराने के बाद कई चक्कर खाकर घूम गई। बताया गया कि हादसे से ठीक पहले गीली सड़क पर कार का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और अचानक उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और कार वहां सड़क किनारे एक खंबे से टकराते हुए घूम गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा टूट गया और उसका ड्राइवर खिड़की से बाहर लटक गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनते ही कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। गाड़ी का ड्राइवर घायल हालत में कार के अंदर फंसा हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश भी की। बताया गया कि बाद में किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले लोग उसके जानकार थे और ये घटना आपसी रंजिश में हुई, जिसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आरोपी लोहे की रॉड से उस पर कई बार करते नजर आया। उसके सिर पर भी कई बार हमला किया गया। यही नहीं, कुछ लोग उसे सड़क पर गिराकर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। उसके दोनों पैरों पर कई बार हमला किया गया। सीसीटीवी वीडियो में एक आरोपी उसे सड़क पर घसीटकर उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिया। जब आरोपियों को लगा कि वो मर चुका है तो वो उसे वहां से बाइक पर लाद कर ले गए और कुछ दूर जाकर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी जान बचा ली गई। इस हमले में उसके दोनों पैरों और सिर पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। चीन के राष्ट्रीय दिवस पर वीरान पड़े पर्यटन स्थलों की रौनक लौट आई। वहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों की सैर करने के लिए पहुंच गए। चीन में
1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस पर हफ्ते भर की छुट्टी होती है और लोग जमकर घूमते फिरते हैं। ऐसे में वहां के सांची प्रांत से सामने आई एक तस्वीर में चीन के एक मशहूर पहाड़ पर लोग डेरा जमाए नजर आए। सैकड़ों सैलानी पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करते दिखे। इतने लोग वहां घूमने पहुंच गए कि टिकट लेने के लिए लंबी कतार लग गई। ऐसे में उनके मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। टिकट काउंटर के पास ही चीनी ओपेरा का आयोजन किया गया। कुछ पर्यटकों ने केबल कार के भी मजे लिए। वहीं गंसू प्रांत में भी लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। वहां 1600 साल से ज्यादा पुरानी गुफाओं को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ नजर आई। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में पुलिस ने तेजस्वी की भूमिका से इनकार कर दिया। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भूमिका से इनकार कर दिया। शक्ति मलिक हत्याकांड में पहले तेजस्वी समेत आरजेडी के 6 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या घटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर खुद के होम क्वारंटीन होने की जानकारी दी। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी भी सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान में है, लेकिन इसके लिए जगह तय होनी चाहिए जिससे आम लोगों को प्रदर्शन से कोई परेशानी न हो। कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासन को कार्रवाई का आदेश देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में सड़क पर 100 दिनों से भी ज्यादा दिन तक प्रदर्शन हुआ था, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन फिर पटरी पर दौड़ेगी। कोरोना संकट के बीच देश की पहली निजी ट्रेन तेजस फिर पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे ने 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन चलाने का फैसला लिया। लॉकडाउन की वजह से रेलवे ने मार्च में इस ट्रेन को बंद कर दिया था। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को 7-6, 6-4 और 6-1 से हराया। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन से होगा। प्रीति जिंटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो 2 बड़े पत्थरों पर बैलेंस बनाकर कसरत करती हुई दिखाई दी। प्रीति जिंटा फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक लड़के को पीट कर अधमरा कर दिया। आरोप है कि वो महिला के भेष में वहां एक बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भीड़ ने उसे दबोच लिया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। सामने आए एक वीडियो में आरोपी महिला के भेष में दिखा। भीड़ में शामिल लोग उस पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखे। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, लोगों ने इलाके में उसका जुलूस निकालकर उस पर बच्ची चोरी का भी आरोप लगाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के एसपी ने आरोपी के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। कोरोना से निपटने के लिए म्यांमार के यांगोन में एक अनोखा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। म्यांमार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और इस खतरे को देखते हुए यांगोन शहर में खास तरह का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जिसे हैप्पी कोविड सेंटर नाम दिया गया। मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस बड़े कोविड सेंटर में छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिनमें सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त रहें, इसके लिए वहां पर एक जिम भी बनाया गया, जबकि उनके पढ़ने लिखने के लिए वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया। बच्चों के लिए दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें भी बनी दिखी, जिससे वो भी यहाँ पर खुशी से रह सकें। इस क्वारंटीन सेंटर में उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होंगे या फिर जो कम बीमार होंगे। संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों और वीगन मुसलमानों पर उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। इन देशों ने हांगकांग में चीन के कब्जे का भी विरोध किया। नारगोनो काराबाख में कब्जे के लिए जारी जंग के बीच अजरबैजान ने अर्मेनिया पर उसकी तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसी पाइपलाइन के जरिए अजरबैजान से तुर्की और दूसरे देशों तक तेल भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक आदमी और उसके बेटे की मौत हो गई। यूपी के देवरिया से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां नाले में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए एक दारोगा ने उसमें छलांग लगाई। इस घटना के समय वहां भीड़ तमाशबीन बनी रही।
और किसी ने भी नाले में गिरे 6 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। ये देख वहाँ ड्यूटी पर तैनात दारोगा अपनी जान की परवाह किए बिना नाले में कूद गए और बच्चे को किसी तरह बाहर निकाल लिया। ये हैं असल सिंघम हमारे सर। भीड़ ने दारोगा की तो तारीफ की, लेकिन जब बच्चा वहाँ नाले में गिरा था तब उनमें किसी ने भी आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो तो अच्छी बात ये रही कि वक्त पर वहाँ मौजूद दारोगा ने उसे किसी तरह बचा लिया। पब्लिक तमाशा देख रही थी और हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा तो मामला बदला जाएगा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बच्चे की जान बचाने वाले पुलिस वाले को असली हीरो बता दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों का पहुंचना तेज हो गया है। इस बार प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, जिसके लिए गया रेलवे स्टेशन पर भी एक विशेष ट्रेन से अर्धसैनिक बल के कई जवान पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन जवानों को राज्य के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। एक ट्रेन यहां पर आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है और सीआरपीएफ के जवान ट्रेनों के जरिए, चाहे वो दिल्ली हो आसाम हो, अलग अलग इलाकों से लगातार आ रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि इन चुनावों में सुरक्षा के साथ ही कोरोना से बचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और कोरोना और कोविड के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरी की व्यवस्था कर ली गई है। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल की 300 से ज्यादा कंपनियों को लगाया गया है। दक्षिणी अमेरिकी देश मैक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मैक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा। जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा, दक्षिणी मैक्सिको के कंकून को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मैक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मैक्सिको के क्विंटाना रो राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखाई दिया। कंकून में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मैक्सिको के बाद ये तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव ऐसे हैं जिनसे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय युवकों को झटका लग सकता है। इन बदलावों के पीछे अमेरिकी युवाओं को रोजगार देना वजह बताया गया। नए नियमों की वजह से H-1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 1/3 रह सकती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि H-1B वीजा की वजह से अमेरिकी युवाओं के हिस्से की नौकरियां गैर अमेरिकी नागरिकों के पास चली जाती हैं। अभी तक हर साल अमेरिका 85,000 विदेशियों को H-1B वीजा जारी करता रहा है, जिनमें 70% भारतीयों को जारी किए जाते हैं। कोई विशेष हुनर या किसी खास तरह की काबिलियत रखने वाले युवाओं को अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम करने के लिए बुलाती हैं। बड़ी संख्या में IT से जुड़े युवाओं के लिए इस वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू में संत साहिल महाराज को पुलिस सुरक्षा दी गई। जम्मू में संत साहिल महाराज ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से धमकी मिलने का आरोप लगाया। साथ ही साहिल महाराज ने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। साहिल महाराज की शिकायत के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा में कुछ जवान तैनात कर दिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के तेज गेंदबाज अली खान चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वो आईपीएल का हिस्सा बनने वाले अमेरिका के पहले क्रिकेटर थे। हालांकि उन्हें इस सीजन में अब तक एक भी आईपीएल मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। अभिनेत्री रेणुका शहाणे के जन्मदिन के मौके पर माधुरी दीक्षित ने उन्हें बधाई दी और उनके साथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में दोनों अपनी फिल्म के गाने पर डांस करती दिखाई दी। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन का और समय दिए जाने पर राजनीतिक घमासान मच गया। कांग्रेस ने साजिश की बात सामने आने और एसआईटी रिपोर्ट में देरी पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। आपका आईबी सेक्शन क्या कर रहा है, आपका सीआईडी सेक्शन क्या कर रहा है? जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपके ऊपर लगता है कि कोई फंडिंग हुई है। आप ये फंडिंग को पहले क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए?
बीजेपी ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। की जो साजिश थी उसका भी पर्दाफाश हो और उसमें जो लोग शामिल हो उनके भी चेहरे बेनकाब हो, इसलिए एसआईटी टीम को 10 दिन का और समय दिया गया है। पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल विभाग के उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि बबीता ने यह फैसला चुनावों की वजह से लिया। वो बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे। कुछ महीने पहले ही बबीता को इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ये पीआईएल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की वकील मंजूषा भारती की तरफ से दाखिल की गई है। पीआईएल में मुख्य रूप से हाथरस मामले की सीबीआई जांच, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने और मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की गई है। हालांकि ये तीनों ही मांगे यूपी सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है। अब ये कोर्ट को तय करना होगा कि वो इस पीआईएल पर आगे सुनवाई करती है या नहीं। उत्तरी सीरिया के अलबाब में हुए एक कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस इलाके में धमाका हुआ वहां पर 2016 से ही विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहां पर ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। इस बार का धमाका भी काफी जोरदार था, जिसने अलबाब शहर में तबाही मचा दी। इस धमाके ने वहां के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में एक लड़का मलबे के अंदर दबा दिखा, जिसे इलाके के लोग बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। राहत बचाव दल के लोग मौके से कई लोगों के शव ले जाते नजर आए। इस पूरे मंजर ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यूजद दमार कबीर व यूजद अदद कबीर मिन अल-इसाबात बैन शहीद व जरिया। जिस गाड़ी में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखचे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया, जिसमें खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया, जिससे कि वहां दबे लोगों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू किया, जबकि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें बात कुछ और थी। जो शुरू में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, कहा जीप काटी गई, वो भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसमें कहा कि जीप नहीं काटी गई। तो ये एक प्रकार से नैरेटिव बिल्ड किया गया, जानकर नैरेटिव कुछ लोग बिल्ड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। परंतु मेरा कहना है कि ये जो सारा मामला हुआ, इसके आसपास जितनी राजनीति की गई, वहाँ पर जिस प्रकार दंगा कराने की कोशिश की गई, कि अगर पूरा का पूरा मामला कहीं बिल्डअप किया गया ताकि योगी जी की सरकार को बदनाम किया जाए। देश पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के जो तंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक और मंत्रियों के बयान है, उससे त्रस्त है। सरकार से देश ऐसी उम्मीद नहीं करता, ना उनके तंत्र से उम्मीद करता है। जिस तरह से सरकार के लोगों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश किया, दबाने और धमकाने की कोशिश की, सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। भारत से जारी तनाव के बीच एलएसी के पास चीन की सेना ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहली बार लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों के लिए आधुनिक बैरक बना रही है। इन बैरकों को कम समय में बनाने में चीन कई तरह की नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही युद्ध की तैयारियां तेज करते हुए सीमा पर भारी तोपें भी तैनात की गई। इससे पहले सीमा के पास चीन के एयरबेस बनाने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जबकि इन्हीं तस्वीरों से यह भी पता चला था कि चीन ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को भी तैनात किया हुआ है। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक ने महिलाओं को हथियार देने की मांग की। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने एक प्रस्ताव रखा और महिलाओं को सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने की मांग रखी, जिस पर राज्य के मंत्री असलम शेख ने जरूरत पड़ने पर महिलाओं को हथियार मुहैया कराने का भरोसा दिया। कोई महिला अगर हाई प्रोफाइल केस में काम करती है, ऐसे लोग अगर आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको लाइसेंस देने का भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें एनडीए के साथ ही रहने की नसीहत दी। आठवले ने दावा किया कि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान को कोई फायदा नहीं होगा। रामदास पासवान जी ठीक होते थे तो शायद ऐसा निर्णय नहीं होता था। चिराग पासवान जी ने का गलत निर्णय ले लिया है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा कुछ होगा नहीं उनको। कोरोना संकट के बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लोगों के इलाज में इस्तेमाल चीजों को सही ढंग से नष्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले में अब तक उठाए गए कदमों पर पूरी रिपोर्ट 12 जनवरी तक दाखिल करने को कहा। इससे पहले कुछ जगहों पर पीपीई किट और दूसरी चीजें खुले में मिलने का दावा किया गया था।
मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। शिमला में उनके घर पर फंदे पर लटका उनका शव मिला। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि इसे अभी साझा नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार नाहन के रहने वाले थे और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद लॉकडाउन में वो मुंबई रह रही, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपने घर पर आ चुके थे। एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है। हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है। हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है 4 जगह से कटी हुई थी, उसकी जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाए। इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए कमलनाथ वहां पहुंचे। लेकिन उनके काफिले के पहुंचते ही पहले से तैयार बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए नजर आए, जबकि कुछ ने काफिले के सामने काले झंडे लहराए। एक कार्यकर्ता ने तो सड़क पर पड़ी एक ईंट ही काफिले की तरफ फेंक दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कमलनाथ का काफिला वहां से आगे बढ़ गया। इस हमले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये उनकी बौखलाहट का सबूत है। हंगामा बढ़ते ही बीजेपी ने भी अनूपपुर में हुई घटना की निंदा की और बीजेपी के इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए। अनूपपुर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले बिसाहूलाल सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच बनी अटल टनल की वजह से घबराया चीन अब झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में कुछ दिन गुजारने वाले किसी गुमनाम चीनी फोटोग्राफर के हवाले से चीन का कहना है कि साल भर इस टनल के जरिए लद्दाख से जुड़े रहने का भारत का दावा गलत है। चीन इस सच को भी झुठला रहा है कि ये टनल युद्ध के समय काफी मददगार साबित होगी। बौखलाहट में चीन ने यहां तक कह दिया कि अगले 50 साल में भी भारत इस तरह की टनल नहीं बना सका जो साल भर खुली रहे। राम मंदिर में लगने वाला 613 किलो का घंटा 21 दिनों के सफर के बाद अयोध्या पहुंचा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 17 सितंबर को इस घंटे को साथ लेकर अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जो 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंची। इस रथ यात्रा के साथ 613 किलो के घंटे के अयोध्या पहुंचते ही लोगों में जोश भर गया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम घंटे को ट्रक से उतारना आसान नहीं था। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे फूल से सजे घंटे को ट्रक से उतारा गया। यही जो घंटा है वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि पर लटकाया जाएगा। बताया गया कि इस घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसके साथ ही रामेश्वरम से कई मूर्तियां भी लाई गईं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या की गुत्थी को पूर्णिया पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पैसे की लेन देन में शक्ति मलिक की हत्या हुई है और हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के बाद कई वीडियो फुटेज सामने आए थे, जिस आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझी है। पुलिस के मुताबिक शक्ति मलिक की हत्या किसी राजनीतिक साजिश की वजह से नहीं हुई है। शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराध कर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी। उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। इनके क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सबका जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो हम लोगों ने सर घटना की हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां जश्न मनना शुरू हो गया। इसी कड़ी में राजधानी प्योंगयांग में एक लाइट शो रखा गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हुए।
दमकती लाइटों के जरिए उत्तर कोरिया के विकास की चमचमाती तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। शो में कभी दहाड़ता शेर नजर आया तो कभी गुर्राता डायनासोर भी दिखा। इसके साथ ही वहां एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया, जहां पूरी प्रदर्शनी किम जोंग उन के पिता और दादा की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी दिखी। उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों का महिमा मंडन साफ नजर आया। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू किया, जबकि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के सामने आते ही बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि हाथरस की घटना के जरिए विपक्ष ने बड़ी साजिश रची। बहुत बड़ी एक साजिश थी जिसमें फॉरेन फंडिंग की भी बात पता चल रही है, विदेशों के पैसों की भी बात पता चल रही है, जातीय नाम पर दंगा भी फैलाने की बात चल रही थी। वो सब चीजें न्यूज 18 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष है। स्टिंग की विश्वसनीयता पर कांग्रेस ने भी उंगली नहीं उठाई। हालांकि कांग्रेस अब भी ये मानती है कि पीड़ित का शव परिवार को सौंपा जाना चाहिए था। एजिटेशन को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर एजिटेशन होता तब भी आपको ये हक नहीं है कि लड़की की लाश को अंधेरे में जला दे। ऑपरेशन हाथरस में न्यूज 18 ने छिपे कैमरे पर सस्पेंड हो चुके हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से बात की। दिनेश वर्मा ने साफ कहा कि इस मामले में रेप की शिकायत तक नहीं की गई थी। मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की अभी तक, इसके अलावा और कुछ है नहीं। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी साफ हुआ कि शव का आधी रात अंतिम संस्कार करने के पीछे खुफिया विभाग को मिली खबर थी। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि पारिवारिक जो रहा था डेड बॉडी रखते। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी साफ हुआ कि पहली शिकायत में केवल एक ही आरोपी का नाम दिया गया था। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों को यूपी के मथुरा में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले हाथरस जा रहे इन आरोपियों को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ मथुरा के माठ थाने में एफआईआर दर्ज की गई और फिर उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। 14 दिन का रिमांड चार्ज मिला है, अभी बेचना जारी है। पीएफआई के 4 लोगों के कोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखा, जो पुलिस की गाड़ी के वहां पहुंचते ही अलर्ट हो गया। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, वो चारों उसके अंदर से निकले। उनके हाथ हथकड़ियों और रस्सी से बंधे दिखे, जिन्हें चारों तरफ से घेरते हुए पुलिस वाले कोर्ट के अंदर ले गए, जहां हाथरस में दंगे भड़काने की कोशिश करने समेत कई मामलों में सुनवाई हुई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि कोर्ट में पीएफआई के 4 लोगों को पेश करने से पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि उनके पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और शांति व्यवस्था को भंग करने के फॉर्मूले बताने वाला साहित्य भी बरामद हुआ था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि कुछ लोग 2 वेबसाइट के जरिए विदेश से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हैं। दावा तो यह भी है कि यूपी में दंगे कराने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, जिसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए थे। फिलहाल पुलिस इन वेबसाइट से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। बिहार चुनाव में एलजेपी के एनडीए से अलग होकर लड़ने के फैसले का असर दिखने लगा है। 2 दिन पहले ही एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था, जिसके बाद खबरें आई थी कि एनडीए से अलग होने की वजह से एलजेपी के कई नेता खफा हैं और अगले ही दिन उसका असर भी नजर आया। इतना ही नहीं, पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें 2 पर तो इसका तगड़ा असर पड़ा। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट उन्हीं 2 सीटों में एक है। वहां चिराग पासवान के फैसले से नाराज होकर एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने पहले अपना पद छोड़ा और फिर अपने दम पर मैदान में कूद पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और 2 टूक कहा कि वो एलजेपी के एनडीए में बने रहने के पक्ष में थे। हमने तो एक लाइन में कहा कि हम एनडीए के पक्ष में चाहते थे कि गठबंधन रहे। बिहार में एनडीए में हुई टूट का एक साइड इफेक्ट रोहतास की दिनारा सीट पर भी पड़ा। वहां से बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और एलजेपी से चुनाव लड़ने से जुड़े हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया। मैं ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके विरोध के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल दिनारा विधानसभा के विकास के लिए कर रहा हूँ। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद दिनारा सीट जेडीयू के कोटे में गई है, यानी कि वहां एलजेपी और जेडीयू की टक्कर होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उम्मीदवार बदलने के लिए हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया, जो नालंदा की अस्थावा विधानसभा सीट से एक बार फिर जितेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज थे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के सामने ही अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए।
कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने ही नहीं दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के बड़े नेता गुस्साए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट दे दे, हम लोग मानने हैं। पिछले 4 बार से अस्थामा विधानसभा सीट से विधायक रहे जितेंद्र कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे हो गए। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम के इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से हुई। बतौर सीएम उन्होंने 2002, 2007, 2012 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई की और तीनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन 2014 चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और चुनाव जीतकर वो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार के मुखिया बन गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम के तौर पर 20 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप बताया। पीएम मोदी के मुताबिक देश हित और गरीबों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इतने लंबे समय तक देशवासियों ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें निभाने के लिए उन्होंने समर्पित प्रयास किए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कोरोना नियम तोड़ने के आरोप पर सफाई दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर हाथरस में केस दर्ज किया गया। उन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में यह केस हुआ। विधायक पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो पार्टी नेताओं के साथ 3 दिन पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। हालांकि विधायक ने दावा किया कि वो कोरोना से ठीक होने के बाद ही हाथरस गए थे। ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ। दावा है कि हरियाणा के हिसार में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी की कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, आरोप है कि हत्या से पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए भी लूटे गए। इस घटना के बाद से ये बदमाश फरार हैं। हम जैसे पहुंचे तो गाड़ी जली हुई मिली है और वो उसके गाड़ी के अंदर ही थे, वो भी जल रहे थे। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। मैदान में वापसी पर झूलन गोस्वामी काफी खुश दिखाई दी। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से हर तरह के खेल की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खेल भी शुरू हो रहे हैं। Fantastic day for all of us because it's the first day of training session at Eden Garden after lockdown. अभिनेत्री पायल घोष ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में जांच में तेजी लाने की मांग की। पायल ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर यह गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अनुराग इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। Still, he is roaming free and no action has been taken yet other than just questioning for a day. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी। आसमान में धुआं उड़ता हुआ दिखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूटकर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर वो फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया। लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए, जिनमें आर्मेनिया के शहरों पर बमबारी होती दिखी। स्टेपनिकट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाजों के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखने लगा।
स्टेपनीगढ़ शहर नागोर्नो कराबाख में है। नागोर्नो कराबाख ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नागोर्नो कराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नागोर्नो कराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा है कि ये टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूपी के चंदौली से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। ये घटना पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई और लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखे। सामने आई एक वीडियो में कुछ लोग एक महिला को भी बेरहमी से पीटते दिखे। जमीन के विवाद में दो गुट के 15 से 20 लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। दावा है कि हंगामे के समय एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर ईंटों से भी हमला किया। इस हंगामे की वजह से वहां तनाव पैदा हो गया। एक दूसरे पर डंडे बरसाते लोग गोलियां चलाने की बात भी कहते हुए सुने गए। यही नहीं, मारपीट में एक आदमी का वहां सिर भी फट गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने बाद जमानत मिल गई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही अदालत ने उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी, जिनके मुताबिक उनके देश से बाहर जाने पर पाबंदी होगी और वो इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगी। इससे पहले रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर लगे ड्रग्स खरीदने या बेचने के आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ड्रग्स केस में फंसे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी। लंबे इंतजार के बाद बूम नाम की अमेरिकी कंपनी ने सुपरसोनिक यात्री विमान का प्रोटोटाइप पेश कर दिया। कहा जा रहा है कि यह विमान ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ सकेगा और इससे लंदन से न्यूयॉर्क का सफर बहुत कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिस पर कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी और आखिरकार उसने इसका प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश कर दिया। यह सुपरसोनिक यात्री विमान 71 फीट लंबा है, जिसमें एक बार में 88 यात्री सफर कर सकेंगे। सुपरसोनिक यात्री विमान का मतलब है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकेगा और दावा है कि लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी 8 घंटे से घटकर केवल 3.5 घंटे रह जाएगी। मौजूदा वक्त में सबसोनिक विमानों का इस्तेमाल यात्री सेवाओं के लिए होता है। सबसोनिक विमान वो होते हैं जिनकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुपरसोनिक विमानों की एंट्री से हवाई सफर पूरी तरह बदल जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये विमान अगले साल तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा और अगर सब सही रहा तो 2029 तक लोग तेज रफ्तार सुपरसोनिक यात्री विमानों में सफर कर पाएंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत होगी। बताया गया कि आग सबसे पहले इमारत में मौजूद एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहां से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जो पूरे इलाके में फैलने लगा। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखीं, जो आग पर काबू पाने में जुटी नजर आईं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। 2 that we found today are in the same location as where the others were extricated last night. ये आग इमारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल चुकी थी और वहां हर तरफ से धुआं उठ रहा था। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी एक क्रेन पर चढ़कर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। कई दमकल कर्मी सड़क से इमारत पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने एहतियातन उस सड़क को भी बंद कर दिया और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल